उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना होगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर बिजनेस करेगा किसी भी इंडिया की टेरिटरी में जिसका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट कहीं नहीं इंडिया में, जिस प्लेस में जहां वो सप्लाई कर रहा है सॉरी वहां पे, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑफ सेक्शन 9(3)(4) उसके लिए कह रहा है, यही एग्जांपल, यही इसलिए वो इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था। नेक्स्ट है पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर भी पढ़ा था, उसके लिए है। और ये अभी अमेंडमेंट आया दोस्तों, पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर चाहे वो ये वाला हो, सेक्शन 9(5) है दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु गिव स्पेसिफाइड सर्विसेज, देन इन दैट केस ही नीड टू पे टैक्स एज लाइक ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए था, जिसके अंदर जैसे टैक्सी की सर्विस, रेंट कैब की सर्विस जो है उस पे टैक्स सर्विस प्रोवाइडर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना पड़ता था, ना कि सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे कि उबर, तो उनके लिए था। अब इस बार अभी अमेंडमेंट हुआ, इसके अंदर बोल दिया कि एक और, पहले 12 बोले थे ना दोस्तों, उसमें से एक अब कम कर लेना, अब 11 हो गए। पहले एक और इसके साथ एक और मैं ऐड करता था टेबल कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक तो ये 9(5) वाला ऑपरेटर और एक जनरल ऑपरेटर सेक्शन 52 का, उसके लिए। अब उसके लिए वो कंपलसरी नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो कौन सा होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो कि एक मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल पे काम करते थे। अब उनको अगर उनकी टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा है तब रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑप्शनल है। पहले मैंडेटरी था, अब उन्हीं के लिए मैंडेटरी है जो स्पेसिफाइड सर्विस देते हैं और उनको टैक्स देना होता है उनको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो अब 11 हो गया 12 से, ये यहाँ पे आ गया मैंडेटरी में, ये रिसेंट अमेंडमेंट हो गया। फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, एनआरआई को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले कंपनीज हैं जिनको टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 51। एजेंट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल प्रिंसिपल, तो एजेंट जो कि टैक्सेबल पर्सन की सप्लाई कर रहा है तो उस एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को करवाना है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लाई करेगा सेक्शन 9(5) वाली सब सर्विसेज को छोड़ दें। इसके अलावा यानी कि मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट, अमेज़न से जो सप्लाई बेचेगा, माल बेचेगा, उन सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अब इन लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विसेज वालों को छोड़ के। फिर पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने का सर्विस कंपलसरी है। और अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यानी कि गूगल जैसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनी, मूवीज वाली कंपनी जो कुछ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेचती हैं, जिनका सारा एक्सेस बाहर है, इनका कोई भी प्लेस इंडिया में नहीं है, पर वो ऐसी सर्विस देती हैं, तो उनको इंडिया में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन 25 है, जो हमें बताएगा रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? हमारा स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन में जो जीएसटी नंबर मिलेगा वो पैन बेस मिलेगा। सबसे पहली मैंडेटरी चीज है, यानी कि पैन मैंडेटरी है। बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है, यूएन एजेंसी है, तो वहां पे पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है। और जो ये जीएसटी नंबर मिलेगा ये 215 डिजिट का है। 15 डिजिट में इसका जो बाइफ्रिकेशन है, इसका जो अलग अलग कोडिंग है वो कैसे है? फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ योर जीएसटीएन आर स्टेट कोड, वो स्टेट कोड होंगे। जैसे दिल्ली का स्टेट कोड क्या है दोस्तों? 07। उसके बाद अगले नेक्स्ट 10 डिजिट्स होंगे पैन नंबर के, तो 2 + 10 12 हो गए। उसके बाद बचते हैं 13, 14 एंड 15। 13 होगा हमारा काउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कितने रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट के अंदर। मैंने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, या पहला अप्लाई करा कैंसिल हो गया, तो मेरा वहां पे लिख के आएगा 2, तो 13 डिजिट उस चीज के लिए हो गया। अब बचा दोस्तों 14 और 15। 14 ब्लैंक है दोस्तों, वहां पे कोई स्टैटिक अल्फाबेट या न्यूमेरिक नंबर होगा आपको मिलेगा।
उसका कोई मतलब नहीं होगा, बट 14th कॉलम है तो वहां पे फील्ड है तो वहां पे लिखा होगा कोई टेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों 15th है वो चेकसम है, यानी कि जो 1 से लेके 14 तक के चेकसम टोटल करेगा, और 15वां जो डिजिट होगा कंप्यूटर अपने आप हिसाब से देगा, सिस्टम अपने हिसाब से जनरेट करके देगा। दोस्तों ये 15 डिजिट का इस तरीके से जीएसटी नंबर स्ट्रक्चर्ड होगा। और जीएसटी का नंबर कहां पे लेना होगा? सप्लायर की जहां से सप्लाई कर रहा है वहां पे, या सप्लायर ने जहां पे माल डिलीवर्ड करा वहां पे। अब कहीं कंफ्यूज है क्योंकि सर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, टैक्स कहां लगना है? कंजम्पशन बेस पे जहां पे कंज्यूम हुआ है, जहां पे उसकी डेस्टिनेशन है। पर दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा जहां से माल सप्लाई होगी। अब आगे दोस्तों, और अगर जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो उसका प्रोविजन है। और इसके अलावा कौन कौन से कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा वो भी हमने पढ़ लिया है। ऑटो जनरेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग एसएससी बेस्ड ऑन एनरोलमेंट। दोस्तों ये उसकी बात कर रहा है जब जीएसटी रोल आउट हुआ तो जो लोग, जो टैक्स पेयर वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज के अंदर रजिस्टर्ड थे, उन टैक्स पेयर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो गया था। ये उस प्रोविजन की बात करता है। अब रेलिवेंट नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर हैज अ पावर फॉर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सुओ मोटो वाला प्रॉपर ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग ग्रांट करेगा। हम पढ़ेंगे आगे इसको, डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 में पढ़ेंगे। इसके अंदर दोस्तों सेक्शन 25 के अंदर टाइमलाइन बताई गई है। और टाइमलाइन क्या है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज हमें लेना होगा जब भी एप्लीकेबल हो जाए, कि अगर हम चाहे वो मैंडेटरी वाला प्रोविजन आ जाए, सेक्शन 22 आ जाए, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना होगा विद इन 30 डेज। एक्सेप्ट एनआरआई और कैजुअल पर्सन, तो सर कैजुअल पर्सन और एनआरआई को रजिस्ट्रेशन 30 दिन के से ज्यादा की छूट है नहीं, उनको उससे भी कम छूट देगी, विद इन 7 डेज उनको और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। दूसरा, जब उनकी टर्नओवर बेस है तो जब उसकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगी, वो वाला। उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया 7 दिन और 5 दिन है दोस्तों, यानी कि फॉर एनआरआई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 5 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड दिस GSTN ग्रांटेड टू दोज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विल बी एक्टिव फॉर ओनली 90 days। और अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करवाना है तो उन्हें फिर फर्दर अप्रूवल लेनी होगी, बट एक बार अप्रूवल लेने के बाद और फर्दर अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम 180 डेज के लिए उनका रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर REG 01 फाइल करना होगा। REG के 2 पार्ट होंगे। पार्ट A जिसके अंदर हमें पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये डाल के वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई होने के बाद पार्ट B ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस की, अपनी पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर फिलअप करनी होगी, बैंकिंग डिटेल्स देनी होगी। वो सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म के अगेंस्ट में एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो कि GST REG 02 जनरेट होगा। सारे रेलिवेंट फॉर्म वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे REG 01 के अंदर। वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद REG 2 जनरेट होने के बाद अगर 3 वर्किंग डेज का इसके अंदर प्रोविजन है कि नेक्स्ट 3 डे के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन देना होगा, या उसके ऊपर अगर उसे कुछ और फर्दर इंक्वायरीज या डिटेल है तो वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा। अदरवाइज 3 वर्किंग डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। और क्लैरिफिकेशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर जो आपको भेजेगा वो किस फॉर्म में भेजेगा? GST REG 0 के अंदर 04 के अंदर भेजेगा, और उसके लिए मुझे विद नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर रिवर्ट करना होगा टैक्स पेयर को, और वो उसका फॉर्म होगा GST REG 4। और दोस्तों इसके बाद हम अप्रूवल पे आते हैं कि अगर मानते हैं कि कोई भी क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्शन नहीं था प्रॉपर ऑफिसर का, तो 3 दिन के अंदर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। और
या अगर कोई क्लैरिफिकेशन थी जो कि सबमिट कर दी गई, उसके बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर उसको चेक करके अगर सेटिस्फाई है तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा, नहीं तो रिजेक्शन होता है तो रिजेक्ट कर देगा, जो कि REG 05 के अंदर जाएगा। और रजिस्ट्रेशन हो गया तो REG 06 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको कितने दिन के अंदर मिल सकता है? 3 वर्किंग या 7 वर्किंग डेज के अंदर एज एप्लीकेबल, क्लैरिफिकेशन वाला तो 7, अदरवाइज 3। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो 17 दिन का इसके अंदर टाइम लगेगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो है इंटरस्टेट हुआ, कैजुअल हुआ, रिवर्स चार्ज हुआ, उस सब के केस में यही सारे प्रोसीजर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, और रजिस्ट्रेशन किस में ग्रांट होगा? REG 06 के अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा GST का। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 26 पे आते हैं, जो कि है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा और बोलेगा कि आप मान लिए जाते हो कि GST में रजिस्टर्ड हो। वो किस केस में? एप्लीकेबल इन कोर्स ऑफ सर्वे, इंस्पेक्शन, सर्च, इंक्वायरी, एनी अदर प्रोसीडिंग। तो इन दैट केस पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फेल टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जब सर्च हुई, सीजर हुई, जिसके अंदर समझ में आया कि इसको तो इसकी तो GST की लायबिलिटी बनती है, बट इसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, उस केस में प्रॉपर ऑफिसर में रजिस्टर हिम ऑन टेम्परेरी बेसिस, और उसे टेम्परेरी बेसिस पे उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। कैसे? बाय इशू ऑर्डर फ्रॉम GST REG 11 फॉर्म के थ्रू कर देगा। अब इसके बाद उस पर्सन के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, इधर फाइल एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करे जो उसे रजिस्ट्रेशन मिला, या रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए नॉर्मल प्रोसीजर, या उस सर्टिफिकेट REG 11 के बेसिस पे वो GST में रजिस्ट्रेशन अपना अप्लाई कर दे। अब इसके बाद दोस्तों सेक्शन 26 के बाद आता है सेक्शन 27, जो कि बोलता है रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो रजिस्ट्रेशन किसका होगा? नॉन रेजिडेंट पर्सन, NRI। दूसरा कैजुअल पर्सन, और ये कौन से होते हैं? हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और उनको टाइम पीरियड कितने दिन का मिलेगा रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए ग्रांट होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू सच पर्सन शैल बी वैलिड ओनली फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज एंड फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड टू 90 डेज। इस केस में और एक एप्लीकेबिलिटी है रजिस्ट्रेशन में, उनको एडवांस डिपॉजिट करना होगा टैक्स का। जो भी उनका इस पीरियड में 90 दिन का टेन्योर में, 180 दिन के टेन्योर में जो भी टैक्स बनता है उन्हें पहले देना होगा, सर्विस देने से पहले। तो क्या बोलता है? दे शैल रिक्वायर्ड टू मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी नेट टैक्स at the time of GST registration and additional deposit of tax in case of extension। अब दोस्तों हम सेक्शन 28 पे आते हैं, जो कि किसका है दोस्तों? अमेंडमेंट का है। अमेंडमेंट कब हो जाएगा? अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी ग्रांटेड विद इन 15 डेज। अब इसके अंदर दोस्तों अमेंडमेंट किन किन चीजों में होगा, किन किन एरियाज में होगा? 4 एरियाज में होगा। पहला एरिया है चेंज इन कोर फील्ड, चेंज इन नॉन कोर फील्ड। अब कोर फील्ड क्या होती है, नॉन कोर फील्ड होती है। मैं जब आपको वहां पे लेके जाऊंगा प्रैक्टिकल वाले में और डिटेल में बताऊंगा। चेंज इन थर्ड है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का जो स्टेटस था वो चेंज हो गया, प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप बन गया, कंपनी था पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था लिमिटेड कंपनी बन गया। चेंज इन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑथराइज सिग्नेटरी। कंपनी वाले में दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड से मान लेते हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन गया, उसे कंसीडर करिएगा। लास्ट बोला दोस्तों मैंने चेंज इन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। तो ये 4 एरियाज में अमेंडमेंट होगा। अब दोस्तों पहले की बात करते हैं चेंज इन कोर फील्ड, जो कि मैंडेटरी है। मतलब अगर मान लो बिजनेस एड्रेस चेंज होना है तो वो कोर फील्ड है, उसमें अगर चेंज करते हैं ऐसी चीजों में तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर शैल अप्रूव अमेंडमेंट विद इन 15 वर्किंग डेज ऑर्डर इन GST RG 15। तो REG 15 फॉर्म इशू करेगा प्रॉपर ऑफिसर ऐसी अमेंडमेंट के लिए, कोर फील्ड वाली अमेंडमेंट के लिए। और दोस्तों अगर उसमें अगर कोई इशू है तो क्या करेगा? शोकॉज नोटिस इशू करेगा। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो कि REG 03 के अंदर होगा, विद इन 7 वर्किंग डेज।
SSC to reply REG 04 in 7 working days, और अगर उसके इंफॉर्मेशन से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है क्लैरिफिकेशन से, तो वो रिजेक्शन कर सकता है अमेंडमेंट की, और या रिजेक्शन उसका अमेंडमेंट को ग्रांट कर सकता है उसको क्लैरिफिकेशन से अगर एग्री है या अमेंडमेंट डिटेल से सेटिस्फाई है। और वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा, जिस डेट को से ये फाइल हुआ था एप्लीकेशन, और अगर 15 दिन तक प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन पे, अमेंडमेंट एप्लीकेशन पे कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तो सुओ मोटो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा, चेंज इन नॉन कोर फील्ड के अंदर तो कुछ नहीं करना, जैसे आप डालेंगे नॉन कोर फील्ड, मान लो मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब चेंज करना है करिए, और उसी टाइम उसका प्रॉपर ऑफिसर के पास भी नहीं जाएगी एप्लीकेशन, सीधा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंड अमेंडेड ऑन सबमिशन ऑफ REG 14, तो REG 14 इमीडिएट ग्रांट हो जाएगा और अमेंडमेंट एक्नॉलेज हो जाएगी। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस अगर है तो दोस्तों आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। और लास्ट है दोस्तों, चेंज इन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, तो ये कब होगा, जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी, OTP आएगा, और वो OTP आप फिल करोगे तभी फोन नंबर ईमेल आईडी चेंज होगा। तो ये भी इसके अंदर प्रॉपर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिस्टम करेगा इस चीज को। अब दोस्तों लास्ट प्रोविजन हमारा सेक्शन 29 और 30 है, जो कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन किस किस सिनेरियो में हो सकता है दोस्तों, अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रांसफर हो गया, इंडिया से ही चला गया, ये डिसकंटिन्यू बिजनेस बंद कर दिया गया। दूसरा केस सिनेरियो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि पार्टनरशिप फॉर्म में बी चेंज टू सोल प्रोप्राइटरशिप ड्यू टू डेथ ऑफ वन ऑफ टू पार्टनर लीडिंग टू चेंज इन अ पैन। तो पहले पार्टनरशिप फर्म थी 2 बंदों की, अगर कोई बंदा पार्टनर एक्सपायर कर गया, अब तो वो इंडिविजुअल रह गया, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज में GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ सकता है। या एक सिनेरियो ये है कि पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 एंड 24, कि वो सेक्शन 22 वो उसकी जो टर्नओवर लिमिट है पिछले साल की 20 लाख से कम हो गई, या वो मैंडेटरी जो थे प्रोविजंस थे जिसके अंदर वो फॉल करता था वो नहीं कर रहा है बिजनेस, उस केस में। अब अगला, वेयर टैक्सेबल पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंस्ड प्रोविजन ऑफ एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि ये वो कहता है कि अगर CBC को यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है GST नंबर लेके, तो डिपार्टमेंट भी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर सकती है। लास्ट दोस्तों कहते हैं कि एक कंपोजिशन सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न 3 consecutive टैक्स पीरियड, एनी अदर पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तब भी कैंसिल हो सकता है कि अगर टैक्स पेयर अपने रिटर्न टाइमली फाइल ना करे, यानी कि अगर वो अगले 6 महीने तक नॉर्मल टैक्स पेयर है, अगले नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है कॉन्टिन्यूसली उस केस में, और अगर वो कंपोजिट डीलर है तो अपने 3 जो उसके पीरियड हैं, क्वार्टरली पीरियड वाले हैं, वो अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है। और नया रजिस्ट्रेशन मिला और उसके बाद उसने अगले 6 महीने तक टैक्स पेयर ने नील रिटर्न फाइल करी, उसने कोई इसके अंदर बिजनेस दिखाया ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय ए पर्सन हु हैज टेकन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करेंगे। और ये लास्ट दोबारा वही फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट, सस्पेंशन ऑफ फैक्ट लगता है डिपार्टमेंट को किसी केस में, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा सकता है। और कैंसिल कौन करेगा दोस्तों, प्रॉपर ऑफिसर करेगा एप्लीकेशन के बिहाफ पे। और प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि कैंसिलेशन रिस्टोर करना है तो रिस्टोर के लिए उसे एप्लीकेशन देना होगा टैक्स पेयर को, और से सारी डिटेल फर्निश करनी होगी। और कैंसिलेशन से पहले तब तक नहीं होगा जब तक कि सारी टैक्स की लायबिलिटी सेट ऑफ नहीं हो जाती GST की। तो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन तो दे देंगे आप दे दे सुओ मोटो या जो भी है, बट वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन तब तक
एप्लीकेशन तो फाइल होगी बट ग्रांट तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे टैक्स पे नहीं हो जाएंगे। और कैंसिलेशन दोस्तों आप एक जगह कराएंगे, एक लॉ के अंदर कराएंगे, सीजीएसटी के अंदर कराएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे रजिस्ट्रेशन के केस में भी क्या था कि आप एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दूसरे एक्ट में भी आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से कैंसिलेशन के अंदर आप एक जगह कैंसिल कराएंगे, दूसरी जगह जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो जाएगा। और अगर इंटेंशन ऐसे लगी गवर्नमेंट की कि आपने जानबूझ के रजिस्ट्रेशन लिया था और जानबूझ के किसी रीजन से आप कैंसिल करवा रहे हो तो पेनल्टी लगा सकता है। हाँ दोस्तों, कैंसिलेशन ग्रांट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जरूर दिया जाएगा, अदरवाइज प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी नंबर कैंसिल नहीं करेगा। तो ये चीज जरूर ऐड करेगी है, पहले ये ऑप्शन नहीं था। अब तो ये है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के टाइम में भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा उस पर्सन को कि बताओ कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल करा जाए। और अगर किसी का कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको रिवोक करवा सकता है, बट उसके लिए एप्लीकेशन उसे कब तक फाइल करनी होगी? 30 दिन के अंदर करनी होगी। और दोस्तों रिवोकेशन अगर एक एक्ट के अंदर हो तो दूसरे एक्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, दूसरे अंदर एक्ट के अंदर भी वो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन दोबारा से रिवोक हो जाएगा, दोबारा से रिवोकेशन हो जाएगी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन वो ग्रांट हो जाएगा। और एक अमेंडमेंट इसके अंदर आई है दोस्तों कि पहले क्या था, जब तक कैंसिलेशन ग्रांट नहीं होगी तब तक उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। बट अब ये कह दिया गया है कि अगर आपने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करा टैक्स पेयर ने, तो एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगा। परमानेंट तो तब भी होगा जब डिटेल टैक्स लायबिलिटी सारी पे हो जाएंगी, बट टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएगा, मतलब उसको आगे के रिटर्न अपनी फाइल नहीं करने की जरूरत है। और जब उसका परमानेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसका परमानेंट जीएसटी नंबर डिसेबल हो जाएगा, मतलब उसका जीएसटी नंबर तो इनेबल रहेगा, चलता रहेगा, बट वो उसका जो रिटर्न वाला प्रोसीजर वो सारा सस्पेंड हो जाएगा टेम्परेरीली। तो ये चीज अब इन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दी टैक्स पेयर को कि अब उसको एक बार जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आगे के रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, पीछे के रिटर्न, पीछे की टैक्स लायबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ताकि अब उसे आगे के ऐसे कोई भी पेनल्टी वगैरह आगे के रिटर्न में ना देनी पड़े। तो दोस्तों ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना चैप्टर था, ये हमारा थ्योरेटिकल था सेक्शन को हमने समझ लिया। अब हमें नेक्स्ट इसके प्रैक्टिकल वाले सेशन में जाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।